हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। कंपनी का नाम है वंडरला हॉलीडेज। वंडरला हॉलीडेज इंडिया के कुछ सबसे बड़े अम्यूजमेंट पार्क्स को ओन और ऑपरेट करती है। इनका एक अम्यूजमेंट पार्क तो बैंगलोर में है, इनका दूसरा अम्यूजमेंट पार्क हैदराबाद में है एंड देयर थर्ड पार्क इज लोकेटेड इन कोची। इसके अलावा कंपनी के पास बैंगलोर में एक 3 स्टार रिजॉर्ट भी है which is adjacent to their amusement park in Bangalore। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले वंडरला हॉलीडेज के फाइनेंशियल्स को एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम कंपनी के वैल्यूएशंस को एनालाइज करेंगे, फिर हम कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम कुछ री रेटिंग ट्रिगर्स के बारे में बात करेंगे। मतलब हम कुछ ऐसे इवेंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि अगर फ्यूचर में हो जाते हैं तो हमें कंपनी के वैल्यूएशंस में एक अच्छी खासी री रेटिंग देखने को मिल सकती है। फिर वीडियो के एंड में हम कंपनी के बिजनेस से जुड़े कुछ रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो आज की इस एनालिसिस को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। Currently the share prices of Wonderla Holiday is close to 825 rupees and it is trading at a PE multiple of 28. The price to book value of the company is 5 and their debt to equity ratio is only 0.01, which means this company is almost a debt free company। अब अगर कंपनी की अर्निंग्स को देखें तो पिछले 10 से 12 सालों में कंपनी के रेवेन्यूज और इनके प्रॉफिट्स दोनों ही बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हुए हैं। इसके अलावा पिछले 10-12 सालों में कंपनी ने लगभग 45 to 50% तक के ऑपरेटिंग मार्जिन कंसिस्टेंटली मेंटेन किए हैं, एक्सेप्ट फॉर FY17 एंड 18, क्योंकि FY17 में कंपनी ने अपना हैदराबाद वाला पार्क स्टार्ट किया था और इस नए पार्क की एडिशन की वजह से कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। इस वजह से FY17 में कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन 41% से गिर करके सीधे 26% पर आ गए थे। इसके बाद FY18 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने GST बिल इंप्लीमेंट कर दिया था, जिसकी वजह से कंपनी के जो अम्यूजमेंट पार्क्स हैं उनके टिकट के प्राइसेस अचानक से 18% बढ़ गए और इस वजह से इनके पार्क में कस्टमर का फुटफॉल्स काफी रिड्यूस हो गया था। इस वजह से FY18 में कंपनी के रेवेन्यूज इतनी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाए थे और कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन भी सिर्फ 33% के थे। लेकिन FY18 के बाद कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग मार्जिन को वापस से रिकवर कर लिया था और FY19 में कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन वापस से 41% पर आ गए। इसके बाद FY21 और 22 में भी कंपनी का बिजनेस परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था, लेकिन इन 2 सालों में कोविड-19 की वजह से इनके मैक्सिमम पार्क्स नॉन ऑपरेशनल थे। इस वजह से इन 2 सालों में कंपनी कोई खास बिजनेस कर नहीं पाई थी, लेकिन अब कंपनी के सारे पार्क्स और इनके रिजॉर्ट्स ऑप्टिमल कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहे हैं और इसी वजह से FY23 में कंपनी ने 51% के ऑपरेटिंग मार्जिन रिपोर्ट किए थे। चलिए अब कंपनी के वैल्यूएशंस को एनालाइज करते हैं। FY23 में कंपनी के पार्क्स और रिजॉर्ट्स सबको मिलाकर के कस्टमर्स का टोटल फुटफॉल्स लगभग 33.1 लाख का था और इनका एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर ये पर यूजर वाज अराउंड 1243 रुपीज। इसके बाद FY24 में कंपनी ने कुछ रेट हाइक्स भी किए थे, जिसकी वजह से इनका ARPU बढ़ करके सीधे 1626 रुपीज पर पहुंच गया था। लेकिन FY24 के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी का कस्टमर फुटफॉल्स 1% से डिक्लाइन भी हुआ था और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में इनका कस्टमर फुटफॉल्स और ज्यादा डिक्लाइन हो सकता है, बिकॉज FY23 was an exceptional year. This was the first year after 2 years of lockdown when people were free to travel without any restrictions or fear of COVID infection. So इस वजह से FY23 में बहुत सारे लोगों ने रिवेंज ट्रैवलिंग भी की थी। इसीलिए FY23 में टूरिज्म इंडस्ट्री ने ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बट FY23 का सेम ट्रेंड FY24 में भी कंटिन्यू होने के चांसेस बहुत ही कम है और कंसोलिडेटेड बेसिस पर आई थिंक FY24 में हमें कस्टमर फुटफॉल्स में लगभग 10% तक का डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। सो इफ वी अज्यूम एन ARPU of 1626 and 10% decline in customer footfalls, then the revenues for FY24 should be close to 483 crore rupees. Now the operating margins for FY23 was close to 50%, but I think in the long run company इस तरह के operating margins को sustain नहीं कर पाएगी। Based on the historical data,
आई थिंक 40% के ऑपरेटिंग मार्जिन ज्यादा सस्टेनेबल है. सो अज्यूमिंग अ रेवेन्यू ऑफ 483 crore rupees and an operating margins of 40%, the EBITDA for FY24 should be close to 193 crore rupees. So based on this calculation, we must expect a 10% decline in EBITDA for FY24. अब कंपनी के नेट प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने के लिए हम कंपनी के अदर इनकम और इनका डेप्रिसिएशन कॉस्ट को FY23 के इक्वल मान लेते हैं और टैक्स रेट को 25% का अज्यूम कर लेते हैं. सो इन सभी अजम्पशंस के बेसिस पर FY24 में कंपनी के नेट प्रॉफिट्स लगभग 135 करोड़ के आसपास होने चाहिए और मुझे लगता है कि आने वाले 10 सालों में कंपनी की अर्निंग्स एटलीस्ट 15% के CAGR पर ग्रो कर सकती है, क्योंकि अभी कंपनी के पास सिर्फ 3 ही अम्यूजमेंट पार्क्स हैं और इंडिया में बहुत सारी मेट्रो सिटीज और टियर 1 सिटीज है जहां पर कंपनी अपने नए पार्क्स को ओपन कर सकती है. दैट्स व्हाई द हेडरूम फॉर ग्रोथ सीम्स फेयरली एक्सेप्शनल फॉर दिस कंपनी. तो अगर हम ये मान के चलें कि अगले 10 सालों तक कंपनी के नेट प्रॉफिट्स 15% के CAGR पर ग्रो कर सकते हैं और कंपनी का PE रेशियो आज से 10 साल के बाद 25 के आसपास होगा, विच आई थिंक इज अ फेयरली रीजनेबल अजम्पशन, देन कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 साल बाद लगभग 12,000 करोड़ पर पहुंच सकता है. और अगर हम 12% का डिस्काउंट रेट अज्यूम करके आज की डेट में कंपनी का फेयर मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालें तो FY24 में कंपनी का फेयर मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 3,868 करोड़ के आसपास होना चाहिए, which means the fair value for the shares of Wonderla Holidays should be around 685 rupees. So based on this calculation, अगर हम 685 rupees या उससे लोअर प्राइसेस पर इस कंपनी के शेयर्स को परचेज करते हैं, then there will be high probability कि हम मार्केट इंडेक्सेस के रिटर्न को बीट कर पाए. लेकिन करेंटली इस कंपनी के शेयर्स 825 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं. आई थिंक करंट प्राइसेस पर इस कंपनी के शेयर्स थोड़े से ओवर वैल्यू हैं. Although I am currently holding some shares of this company at an average price of 672 rupees. चलिए अब कंपनी के कुछ केपेक्स प्लान्स को देखते हैं. करेंटली कंपनी 2 नए पार्क्स डेवलप कर रही है. इनका एक पार्क चेन्नई में बन रहा है और इनका दूसरा पार्क भुवनेश्वर में बन रहा है. कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया है कि उन्हें इन दोनों प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए टोटल 450 से 550 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, जिसमें से एज ऑफ मार्च 2023 कंपनी ने 123 करोड़ का केपेक्स ऑलरेडी इनकर कर लिया है. मैनेजमेंट के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग FY26 तक ये दोनों पार्क्स ऑपरेशनल हो जाएंगे और कंपनी के रेवेन्यूज में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देंगे. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कंपनी के री रेटिंग ट्रिगर्स के बारे में बात करते हैं. तो जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको उस कंपनी के री रेटिंग ट्रिगर्स का एक रफ एस्टिमेट होना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी कंपनी के वैल्यूएशंस री रेट होते हैं उस टाइम पे शेयर होल्डर्स को एक बहुत ही फिनोमिनल रिटर्न मिलता है. इसलिए अगर किसी कंपनी में री रेटिंग ट्रिगर्स बहुत ज्यादा होते हैं तो वो एक बेटर इन्वेस्टमेंट होता है एज कम्पेयर टू अनदर कंपनी जिसमें कोई री रेटिंग ट्रिगर नहीं है. और वंडरला हॉलीडेज के केस में 2 री रेटिंग ट्रिगर्स हैं. पहला ट्रिगर तो ये है कि करेंटली कंपनी पंजाब और यूपी की गवर्नमेंट के साथ कुछ डिस्कशंस कर रही है. बेसिकली कंपनी 2 नए पार्क्स बिल्ड करना चाहती है. एक पार्क वो मोहाली चंडीगढ़ रीजन में बिल्ड करना चाहती है और दूसरा पार्क वो नोएडा रीजन में सेटअप करना चाहती है. तो अगर इन दोनों में से किसी भी प्रोजेक्ट का अप्रूवल कंपनी को मिल जाता है तो कंपनी के वैल्यूएशंस में एक अच्छी खासी री रेटिंग हमें देखने को मिल सकती है. इसके बाद इस कंपनी का दूसरा री रेटिंग ट्रिगर ये है कि आने वाले समय में कंपनी अपने सभी अम्यूजमेंट पार्क्स के एडजेसेंट एक रिजॉर्ट सेटअप करना चाहती है, जैसा कि उन्होंने अपने बैंगलोर वाले अम्यूजमेंट पार्क के साथ किया हुआ है. FY24 के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 18% रेवेन्यूज अपने बैंगलोर वाले रिजॉर्ट से जनरेट किए थे. अगर आने वाले समय में कंपनी अपने हर एक पार्क के साथ एक एडजेसेंट रिजॉर्ट बना देती है तो कंपनी के रिजॉर्ट्स का टोटल कंट्रीब्यूशन लगभग 30 to 40% तक बढ़ सकता है. और जैसा कि हम जानते हैं कि यूजुअली होटल्स और रिजॉर्ट्स के बिजनेस को बहुत ही हाई वैल्यूएशंस मिलती है. टिपिकली इस तरह के बिजनेसेस को 10 से ऊपर का प्राइस टू बुक वैल्यू मार्केट में मिलता है. तो अगर कंपनी का 30-40% रेवेन्यूज इनके रिजॉर्ट्स के बिजनेस से आने लगेगा तो कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू जो कि करेंटली 5 के आसपास है वो 5 से काफी ऊपर भी जा सकता है. तो ये वो 2 इवेंट्स हैं जिनको हमें बहुत ही क्लोजली ट्रैक करना चाहिए. अगर इनमें से किसी भी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है फ्यूचर में तो कंपनी के वैल्यूएशंस में हमें एक अच्छी री रेटिंग देखने को मिल सकती है. चलिए अब कंपनी के बिजनेस से जुड़े कुछ रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं. जैसा कि हमने पहले बात की, कंपनी करेंटली 2 नए पार्क्स डेवलप कर रही है जो कि FY26 तक ऑपरेशनल हो जाए.
FY26 में जब ये दोनों पार्क्स ऑपरेशनल हो जाएंगे उस टाइम पर कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन जिस रेट से उनके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे उस रेट से उनके रेवेन्यूज नहीं बढ़ पाएंगे उस टाइम पर, क्योंकि कंपनी को थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा अपने नए पार्क्स में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो FY26 के बाद कुछ सालों तक कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन में हमें काफी शार्प डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। तो ये पहला रिस्क फैक्टर है कंपनी के बिजनेस के लिए। इसके बाद कंपनी के बिजनेस के लिए दूसरा रिस्क फैक्टर ये है कि करेंटली कंपनी को ज्यादा कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ता। इसी वजह से ये कंपनी 40 से 50% तक के ऑपरेटिंग मार्जिन मेंटेन कर पाती है। पर अगर फ्यूचर में और ज्यादा प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में एंटर करेंगे तो कंपनी को काफी कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से कंपनी के मार्जिन पर सीरियस इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके बाद तीसरा रिस्क फैक्टर ये है कि अम्यूजमेंट पार्क्स में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो डिस्क्रिशनरी इन नेचर होते हैं। तो अगर इकोनॉमी में कोई स्लो डाउन आता है तो हमें कंपनी की अर्निंग्स में एक अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। इसके बाद चौथा रिस्क फैक्टर ये है कि अगर कोई एपिडेमिक आता है, कोई बीमारी फैलती है, तो लोग अम्यूजमेंट पार्क जैसी पब्लिक प्लेसेस पर जाना कम कर देंगे, जिसकी वजह से कंपनी की अर्निंग्स में एक टेम्परेरी डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। अब वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा दैट ऑल द प्रोजेक्शंस एंड ओपिनियंस प्रेजेंटेड इन दिस वीडियो आर जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन, so please do your due diligence before making an investment decision, and please hit the like button if you find this video informative. Thank you for watching the video. This is Rahul Bansal signing.